दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 79 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल कुमार। अरब के इस्लामिक देशों की अनदेखी से क्या भारत इजराइल के करीब आया? मध्य पूर्व में यहूदी मुल्क इजराइल का गठन संयुक्त राष्ट्र के जरिए 1948 में किया गया, यानी भारत की आज़ादी के लगभग एक साल बाद इजराइल बनने के पहले फिलिस्तीनी इलाके में यहूदियों शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे। इजराइल के गठन में अमेरिका और ब्रिटेन का भी अहम भूमिका रही। यहूदी मूल रूप से फिलिस्तीनी इलाके के थे, लेकिन 71वीं ईस्वी में रोमन यहूदी युद्ध में उन्हें बेदखल होना पड़ा था। पहले विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी वापस आने लगे, जबकि यहाँ अरब के लोग रह रहे थे। अरबों के बीच डर पैदा होने लगा और उनकी ज़मीन पर यहूदी बस रहे थे। अरबों ने यहूदियों के आने का विरोध किया और उन्होंने अपने लिए स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग की, लेकिन 1933 के बाद जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार के कारण उनका आना जारी रहा और 1940 के अंत तक फिलिस्तीन आबादी में आधे यहूदी हो गए। 1937 में ब्रिटिश शासन ने पील कमीशन का गठन किया गया ताकि इस समस्या को दो मुल्कों का गठन कर सुलझाया जा सके, एक मुल्क अरबों के लिए और एक यहूदियों के लिए। लेकिन अरबों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया। 1939 में ब्रिटिश सरकार ने समस्या को सुलझाने के लिए अगले 10 साल में अरबों के लिए एक मुल्क का गठन, यहूदियों के आने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार यहूदियों ने इसे नकार दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन कमज़ोर हो चुका था और उसे लगा कि यह समस्या उससे नहीं सुलझेगी। ऐसे में उसने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि वही इस जटिल समस्या को सुलझाए। इसका नतीजा यह हुआ कि नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव पास किया और एक यहूदी मुल्क बनाने का रास्ता साफ हुआ। 1948 में डेविड बेन गुरियन ने स्वतंत्र देश इजराइल की घोषणा की और वही इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। इस नए नवेले देश पर बनने के बाद ही मिस्र, सीरिया और जॉर्डन, इराक और लेबनान ने हमला कर दिया। अपने गठन के बाद से इजराइल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब देशों से युद्ध में शामिल रहा। इजराइल बनने के बाद से मध्य पूर्व इजराइल और अरब के देशों के बीच का जंग का मैदान बन गया। भारत और इजराइल के राजनीतिक संबंधों का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। भारत ने इजराइल के बनने के तुरंत बाद एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में मान्यता नहीं दी थी। भारत इजराइल के गठन के खिलाफ था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इसके खिलाफ वोट किया था। भारत के समर्थन के लिए मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने नेहरू को खत लिखा था, लेकिन नेहरू ने आइंस्टाइन के खत को भी नकार दिया था। आइंस्टाइन ने नेहरू को लिखे खत में कहा था कि सदियों से यहूदी दर बदर स्थिति में रह रहे हैं और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लाखों यहूदियों को तबाह कर दिया गया है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। एक सामाजिक और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के नेता के रूप में मैं अपील करता हूं कि यहूदियों का आंदोलन भी इसी तरह का है और आपको इसके साथ खड़ा रहना चाहिए। नेहरू ने आइंस्टाइन को जवाब में लिखा था, मेरे मन में यहूदियों को लेकर व्यापक सहानुभूति है। मेरे मन में अरबों को लेकर भी सहानुभूति कम नहीं है। मैं जानता हूं कि यहूदियों ने फिलिस्तीन में शानदार काम किया है, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। लेकिन एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है, इतना होने के बावजूद अरब में यहूदियों के प्रति भरोसा क्यों नहीं बन पाया है। आखिरकार 17 सितंबर 1950 को नेहरू ने इजराइल को मान्यता दी। नेहरू ने कहा था कि इजराइल एक सच है। उन्होंने कहा था कि तब इसलिए परहेज किया था क्योंकि अरब देश भारत के गहरे दोस्त थे
और उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। हालांकि इसके बावजूद राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हुए, भारत ने आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण इजराइल से दूरी बनाए रखी। भारत को 1947 में आज़ादी के बाद आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए अमेरिका और यूएसएआर दोनों से फंड की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ अपने गठन के बाद से ही इजराइल अमेरिका खेमे में था, वही भारत गुटनिरपेक्ष की नीति को लेकर आगे बढ़ रहा था। यह नीति किसी भी खेमे में शामिल होने के खिलाफ थी। तब भारत का अरब वर्ल्ड से अच्छा संबंध था। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतें अरब वर्ल्ड से ही पूरी कर रहा था और बड़ी संख्या में भारत के लोग भी अरब के देशों में नौकरी कर रहे थे और इन्हें भारत में विदेशी मुद्रा भेजने का अहम स्रोत माना जाता था। भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी हैं और इजराइल से दूरी बनाए रखने में एक कारण इसे भी माना जाता है। लेकिन 1991 में खाड़ी के युद्ध के बाद स्थिति बदली और इजराइल मध्य पूर्व में एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा। दूसरी तरफ शीत युद्ध के अंत के बाद भी दुनिया की तस्वीर बदल गई थी। तब तक भारत के सैनिक को हथियारों की आपूर्ति सोवियत यूनियन से ही होती थी। सोवियत यूनियन के पतन के बाद भारत को सैन्य आपूर्ति के लिए एक भरोसेमंद साथी की तलाश थी। अब इजराइल और अमेरिका भारत की ज़रूरतें पूरी कर सकते थे, लेकिन भारत का संबंध अमेरिका के साथ शीत युद्ध से ही सामान्य नहीं था। अमेरिका की दोस्ती तब पाकिस्तान से थी क्योंकि शीत युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। ऐसे में भारत यूएसएसआर के पतन के बाद भी रूस का करीबी रहा। तब भारत का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं था, जबकि इजराइल का अमेरिका से बहुत ही करीबी रिश्ता था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कम से कम 33 बार इजराइल के लिए किया है। इजराइल सैन्य हथियारों की आपूर्ति भारत में कर सकता था, लेकिन इसके लिए अमेरिका की मंजूरी जरूरी होती थी, क्योंकि दोनों देश मिलकर उत्पादन करते थे। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सुपर पावर के समर्थन की ज़रूरत थी। शीत युद्ध के अंत के बाद दुनिया में एक ही सुपर पावर बचा था और वो अमेरिका था। ऐसे में भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम करने का फैसला किया और यह अमेरिका के लिए एक संदेश के तौर पर देखा गया कि भारत शीत युद्ध के बाद अपनी विदेश नीति की समीक्षा कर रहा है। दिलचस्प यह है कि अरब देशों के अच्छे संबंध होने के बावजूद अरब लीग से भारत को कश्मीर के मामले पर समर्थन नहीं मिला। हमेशा इस मामले में अरब लीग पाकिस्तान के साथ खड़ा था। 1978 में इजराइल का मिस्र और अन्य अरब देशों के साथ कैंप डेविड समझौता हुआ। इसके तहत अरब के कुछ देशों ने इजराइल से राजनयिक रिश्ता स्थापित करने का फैसला किया। भारत को कैंप डेविड समझौते से भी इजराइल को लेकर अपनी नीति बदलने की मदद की। इसके बाद पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया शुरू हुई और भारत इसमें हिस्सा लेना चाहता था। इसके लिए अमेरिका और इजराइल ने भारत के सामने शर्त रखी थी कि वो जब पूरी तरह राजनीतिक संबंध कायम नहीं कर लेता तब तक इसमें शामिल नहीं हो सकता। इजराइल के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया में शामिल होना प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। ऐसे में 23 जनवरी 1992 को भारत के तत्कालीन विदेश सचिव जे.एन. दीक्षित ने इजराइल के साथ राजनीतिक रिश्ते कायम करने की घोषणा की। जे.एन. दीक्षित ने इस घोषणा को लेकर कहा था कि मुझे इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक रिश्ते कायम करने और दोनों देशों में एक दूसरे के दूतावास खोलने की औपचारिक घोषणा के लिए कहा गया था। मैंने इसकी घोषणा 24 जनवरी को की। इजराइल के साथ राजनीतिक रिश्ते कायम करने में 3 कारकों को सबसे अहम माना जाता है।
24 जनवरी 1992 को चीन ने इजराइल से राजनीतिक रिश्ता कायम कर लिया था। तीसरे चरण की मध्य पूर्व शांति वार्ता शुरू हुई थी, जो 1992 में 28 जनवरी से 29 जनवरी तक चली। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल होने अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर 1991 के फरवरी महीने में गए थे। इस दौरे को इजराइल से राजनीतिक रिश्ता कायम करने की शुरुआत माना जाता है। JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर PR कुमारस्वामी ने 2002 में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1947 के बाद से ही अमेरिका ने इजराइल को भारत से रुख बदलने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। यह कोई संयोग या हादसा नहीं था। नरसिंह राव के अमेरिका दौरे से यह स्पष्ट हो गया था। इंडिया इजराइल पॉलिसी नाम की अपनी किताब में कुमारस्वामी ने लिखा है कि भारत को डर था और आशंका थी कि इजराइल से पूर्ण राजनीतिक रिश्ते कायम करने से मध्य पूर्व और देश नाराज न हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि JN दीक्षित ने लिखा है कि उन्हें प्रधानमंत्री राव ने निर्देश दिया था कि अरब देशों में भारत के सभी राजदूतों को समझा दिया जाए ताकि वे अपनी बात ठीक से रखें। JN दीक्षित ने अरब देशों के नाराजगी को लेकर अपनी किताब माई साउथ ब्लॉक ईयर्स मेमोरीज ऑफ अ फॉरेन सेक्रेटरी में लिखा है, अरब देशों के कुल राजदूतों ने भारत के इस फैसले को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने फैसला किया है कि जो आपत्ति जता रहे हैं उन्हें सीधा जवाब देना है, झुकना नहीं है। मैंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कई इस्लामिक देशों का समर्थन किया, लेकिन कश्मीर के मामले में हमें समर्थन नहीं मिला। मैंने ये भी कहा कि भारत अपनी संप्रभुता में किसी किस्म की दखलंदाजी के सामने नहीं झुकेगा और अपने हितों के लिए काम करना जारी रखेगा। अरब के मीडिया में भारत की आलोचना हुई। कुछ लोगों ने भारत के इस फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन इससे भारत और अरब के संबंध प्रभावित नहीं हुए। आज़ादी के बाद से भारत के संबंध मध्य पूर्व और अरब के मुस्लिम देशों से संबंध काफ़ी गहरे रहे, लेकिन कश्मीर के मामले में इनका रुख पाकिस्तान के साथ ही रहा। 1969 में मोरक्को के राबात में इस्लामिक देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें शामिल होने के लिए भारत को भी बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के बाद भारत से आमंत्रण वापस ले लिया गया। 1971 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का गठन हुआ, तो इसका भी कश्मीर को लेकर रुख पाकिस्तान के पक्ष में ही रहा। 1991 में OIC के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कराची में हुआ और इसमें जम्मू कश्मीर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने का प्रस्ताव पास किया गया। भारत ने इस मिशन को अनुमति नहीं दी। इसके बाद OIC ने भारत की निंदा की। कई लोग मानते हैं कि भारत ने मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों के पाकिस्तानी परस्त रुख को देखते हुए इजराइल को गले लगाया। भारत के पास एक तर्क ये भी था कि इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है। BJP और इजराइल केंद्र में पहली बार BJP के नेतृत्व में सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो इजराइल के साथ रिश्तों में और गहराई आई। BJP के शासनकाल में इजराइल के साथ आर्थिक, सामाजिक, विज्ञान, तकनीक और कृषि के क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए। वाजपेयी सरकार ने दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय दौरे हुए। 1992 में इजराइल से राजनयिक संबंध कायम होने के बाद भारत की ओर से पहली बार 2000 में तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इजराइल का दौरा किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में अपने इजराइल दौरे को लेकर लिखा है,
जून 2000 में इजराइल की मेरी 5 दिवसीय यात्रा से उस देश के साथ मेरे पुराने संबंध फिर से ताज़ा हो गए। नई परिस्थितियों में मित्रता बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त करने में बड़े उपयोगी साबित हुए। 1995 में भाजपा अध्यक्ष के रूप में मैं इजराइल गया था। दोनों देशों, जिसमें कई बातों में समानता है, के बीच राजनयिक संबंधों के पूर्ण सामान्यीकरण में अपनी भूमिका पर मुझे गर्व है। इस दौरे में आडवाणी ने फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात से गाजा में मुलाकात की थी। इस दौरे में आडवाणी ने इजराइल से परमाणु सहयोग बढ़ाने की वकालत की थी। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन 2003 में भारत दौरे पर आए और यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। रूस के बाद आज की तारीख में इजराइल भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर गए और यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इजराइल दौरा था। अब तक कोई भी भारत के उच्च स्तरीय नेता इजराइल जाता था तो फिलिस्तीन क्षेत्र में ज़रूर जाता था, लेकिन मोदी इस दौरे में फिलिस्तीन इलाके में नहीं गए और न ही इस दौरे में फिलिस्तीनियों का एक बार भी नाम लिया। हालांकि 2018 में मोदी अलग से फिलिस्तीनी इलाके गए। कहा जाता है कि भारत को अमेरिका के करीब लाने में इजराइल का सबसे बड़ा हाथ है। अमेरिका में यहूदी लॉबी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है और बीजेपी शासन में भारत की हर लॉबी से करीबी रहती है। पिछले हफ्ते फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर कहा कि भारत इस आतंकवादी हमले के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बात भी की और मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने की बात दोहराई। धन्यवाद। बस इतना ही। मैं कमल कुमार, न्यूज़ 7 9 इंडिया से। धन्यवाद।